अब हम समझते हैं हमारा सोनेट 34 जो कि स्टार्ट होता है लाइक एज अ शिप दैट थ्रू द ओशियन वाइड। तो एक नाव है जो विशाल समुद्र में यात्रा कर रही है। उस नाव को चलाने वाला कोई तारा है जो उसे सही रास्ता दिखाता है। यह तारा उस नाव का मार्गदर्शक है। तो सोचिए कि अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। उस तूफान के कारण आसमान में बादल छा जाते हैं और वह चमकीला तारा बादलों में छिप जाता है। अब नाव का कोई मार्गदर्शक नहीं था और वह भटक जाती है, दूर कहीं अनजान रास्ते पर चली जाती है। ठीक उसी तरह कवि खुद को उस नाव की तरह महसूस कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा तारा था जो उसे सही राह दिखाता था। शायद वह तारा कोई प्रिय व्यक्ति था या कोई उम्मीद थी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आया है जिससे वह तारा उससे दूर हो गया है। इसीलिए कवि अब अंधेरे और निराशा में भटक रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह छिपे हुए खतरे से घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी कवि को यह उम्मीद है। वह कहता है कि उसे उम्मीद है कि यह बुरा समय ज़रूर बीतेगा। उसका हेलिक यानी जिसे जो इसमें हेलिस दिखा रखा है, जिसे वह अपने जीवन का ध्रुव तारा कहता है, वह फिर से चमकेगा। ध्रुव तारा वह तारा होता है जो हमेशा एक ही जगह पर दिखता है और दिशा दिखाता है। कवि को उम्मीद है कि उसका वह प्रिय व्यक्ति या उम्मीद फिर से उसके जीवन में रोशनी लाएगी और उसके दुख के बादलों को दूर कर देगी। जब तक वह रोशनी वापस नहीं आती, कवि चुपचाप अपने दुख और उम्मीदों को सहता रहेगा। वह उस समय का इंतज़ार करेगा जब उसका ध्रुव तारा फिर से चमकेगा और उसे सही राह दिखाएगा। तो यह कविता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो मुश्किल समय से गुजर रहा है और उसे उम्मीद है कि बेहतर दिन आएंगे। अब हम समझते हैं सोनेट नंबर 67 को, जो कि स्टार्ट होता है लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज। तो यह कविता एक शिकारी की बारे में है, शुरू होती है, जो एक लंबे और थका देने वाले शिकार के बाद एक छायादार जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसके हाँफते हुए शिकारी कुत्ते अपने शिकार की तलाश से दूर चले गए हैं। ठीक उसी तरह कवि कहता है कि एक लंबे प्रयास और व्यर्थ कोशिशों के बाद जब वह शिकार को छोड़ चुका था, यानी उसने किसी को पाने की उम्मीद छोड़ दी थी, तो वह प्यारी और कोमल व्यक्ति उसी रास्ते पर वापस आई। वह शायद अगली धारा पर अपनी प्यास बुझाने की सोच रही थी। वह व्यक्ति कवि को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वह निडर होकर वहीं रुकी रही, यहाँ तक कि कवि ने उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया और उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से खुद को कवि के साथ मजबूती से बांध दिया है। यानी कि जो वो हिरन थी जिसका वो शिकार पे निकला था, या जो कवि का जो जो बिलव्ड थी, वो कवि को यह देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि एक ऐसा जंगली प्राणी, शायद वह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रत्याशित स्वभाव की बात कर रहा है, इतनी आसानी से अपनी ही इच्छा से मोहित हो गया। यानी कि जो स्पीकर इसमें बताता है कि एक शिकारी होता है जो शिकार की तलाश कर रहा होता है, तो वो उसका शिकार नहीं कर पाता और थककर एक जगह बैठ जाता है। फिर वो ही शिकारी खुद अपनी मर्जी से वहाँ पर आता है और उसको मतलब उससे अब कोई डर भी नहीं लग रहा।